नमस्कार दोस्तों। बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल और एक्ट्रेस से लेकर इमिग्रेंट्स तक जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। इस जहाज़ की कमान संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन जॉन स्मिथ। आखिर ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है 269 मीटर लेंथ में और 53 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल करी गई है इसे बनाने के लिए वो दिल दहला देने वाली है। उस ज़माने में शिप को बनाने में कुल खर्च पड़ा था $7.5 मिलियन, जो कि आज के $400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर की फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे। एक हीटेड स्विमिंग पूल, एक टर्किश बाथ, एक इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट और 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी थी। जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स को इस्तेमाल किया गया था इस टाइटैनिक जहाज को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि इतनी सेफ है ये। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन है, जिसने इस जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे कि इस चीज़ को लेकर इन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है और कभी डूब नहीं सकता। लेकिन अपने पहले सफ़र रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। जिस रास्ते से यह टाइटैनिक अमेरिका की तरफ जा रहा था उस रास्ते पर बड़े बड़े आइस के फाड़ मौजूद हैं। वार्निंग्स कोई इतनी अनयूजुअल चीज़ नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज़ अक्सर अपने आसपास वाले जहाज़ों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करते बताते रहते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, आगे ध्यान से बढ़ना। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपनी साइड को 2 बार बदलता है, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करता है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। इसके बाद 12 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग दी जाती हैं। कैप्टन स्मिथ और इसके क्रू मेंबर्स इन वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते हैं, धीरे धीरे रात हो जाती है। जहाज के ऊपर एक क्रू नेस्ट होता है, छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफ़ी हाइट पर होता है। यहाँ पर किसी को बैठा कर रखा जाता है हमेशा, ताकि सामने जहाज के क्या आ रहा है वो नज़र रखते रहे, कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं। इसलिए जो बंदा यहाँ बैठा था उसे बड़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा था। ऊपर से रात का समय था जिसे आगे देखना और भी मुश्किल हो रहा था। रात के 11:39 पर रेड्रिक फ्लिट नाम का एक आदमी क्रूज नेस्ट पर बैठा था। ये अचानक से अपने सामने देखता है कि एक बड़ा सा बर्फ़ का फाड़ आ गया है। तब वह ज़ोर से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सके। फिर फ़ोन उठाकर कॉल करता है और फिर ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, सामने हमारे आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज़ को मोड़ो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज़ जाकर आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में 200 बाई 400 फीट था और हाइट में क्रूज नेस्ट तक आ रहा था। आइसबर्ग के साथ ये टकराव टाइटैनिक जहाज के फ्रंट राइट साइड पर हुआ, कहा जाए तो बो के पास हुआ। इसकी वजह से शिप की मेन बॉडी में कुछ छोटे छोटे छिद्र भी हो गए थे। इस आइसबर्ग का वजन इतना ज़्यादा था कि इसने इस टाइटैनिक जहाज को बुरी तरह चोट पहुंचाई। कैप्टन स्मिथ और शिप के क्रू मेंबर्स तुरंत पहुंचे ये देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है। देखा तो उन्होंने पाया कि यह जहाज तो डूबने वाला है। जहाज के 16 में से 6 वाटर टाइप कंपार्टमेंट पानी से भर चुके थे, लिमिट सिर्फ 4 की थी। टकराव के करीब 20 मिनट बाद 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक मैसेज भेजो रेडियो पर, जो आसपास मौजूद जहाज होंगे वो शायद हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर फिलिप्स ने लगातार एक के बाद एक सिग्नल भेजते रहते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 20 मिनट के बाद तकरीबन 12:20 पर आरएमएस कार्पेथिया नाम का एक जहाज़ टाइटैनिक के पास मौजूद था। वो सिग्नल को पकड़ लेता है, रेडियो पर आरएमएस के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज़ को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। मगर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये जहाज़
पास था, फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी जाए तो भी इसे टाइटैनिक के पास पहुंचने में तकरीबन 3.5 घंटे का वक्त लगेगा। बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट्स जलाते हैं हवा में इस उम्मीद में कि आसपास मौजूद शिप होगी तो वो ध्यान दे देगी हमारे तरफ, लेकिन कारपेथिया जहाज़ के अलावा कोई और रिस्पॉन्स नहीं मिला। जहाज़ में बैठे पैसेंजर्स की बात की जाए तो उन्हें ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। पैसेंजर्स मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज़ है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसी वजह से जब पहले लाइफ बोट नीचे उतारी गई तो उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग उस लाइफ बोट में गए। आधी लाइफ बोट खाली ही गई नीचे उतरी, लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी के भरते गए। जहाज़ अब डूबने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर्स को लगा कि यह जहाज़ डूब सकता है। तब यह लगा तो अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक पानी इतना ज़्यादा भर चुका था कि आधा टाइटैनिक पानी में डूब चुका था, पीछे से ऊपर उठ चुका था और आगे से पानी में डूब गया। उस वक्त टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद थी, जिसमें से सिर्फ 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज़ में लगभग 2200 के करीब लोग थे। रात के 2:05 पर टाइटैनिक से आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज़ में अभी भी 1400 से 1500 लोग मौजूद थे। करीब 2:20 तक जहाज़ 2 टुकड़ों में टूट गया था और फिर धीरे धीरे पानी में डूब गया। 3 घंटे भी नहीं झेले इस कभी न डूबने वाले टाइटैनिक जहाज़ ने। जो लोग लाइफ बोट में बैठ चुके थे, तकरीबन 700 लोग थे, उनको बचा लिया गया था। लेकिन आपको यह सुनकर शौक लगेगा कि उस रात एक और जहाज़ मौजूद था जो टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, जो टाइम पर पहुंचकर लोगों को बचा सकता था। उस जहाज़ का नाम है SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक के आइसबर्ग के टकराने से तकरीबन 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज SS कैलिफोर्निया से ही आया था। इसके बाद लगभग 11:15 पर कैलिफोर्नियन जहाज़ ने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्नियन जहाज़ खतरे को देखते हुए रात को वहीं रुक गया था। यह जहाज़ टाइटैनिक के इतने करीब था कि टाइटैनिक पर बैठे पैसेंजर्स भी इसे आसानी से देख सकते थे। अगर उस दिन रात कैलिफोर्नियन जहाज़ के कैप्टन लॉर्ड ने इन रॉकेट्स और सिग्नल्स को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक में बैठे सभी लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं तब इन्हें SOS कॉल्स मिलती हैं टाइटैनिक से। फिर ये वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज़ पानी में तैरती हुई मिलती हैं। टाइटैनिक जहाज़ को जिस कंपनी ने बनाया था, उन्हें लग रहा था कि ये जहाज़ तो कभी डूब ही नहीं सकता, इसलिए उस दिन केवल 20 ही लाइफ बोट्स रखी गई थी। इस हादसे के पीछे एक सबसे बड़ी गलती यह भी थी कि उस रात जब ऊपर से संदेश आया था कि सामने एक आइसबर्ग है, जो ऑफिसर्स मौजूद थे उन्होंने आश्वासन दिया कि जहाज़ को लेफ्ट साइड में टर्न कर लो, लेकिन जल्दबाजी में ड्राइवर ने जहाज़ को राइट साइड में मोड़ दिया, जो उल्टी दिशा थी। ये आइसबर्ग के और करीब ले जा रही थी। टाइटैनिक को इतनी सारी आइसबर्ग के बारे में वार्निंग मिली, फिर भी टाइटैनिक उसी स्पीड में आगे बढ़ रहा था, क्योंकि कंपनी की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा था कि जहाज़ को अपनी पहली जर्नी सिर्फ 6 दिन में ही पूरी करनी है, ताकि यह एक रिकॉर्ड बन सके। टाइटैनिक जहाज़ को पानी में ढूंढने में 70 साल से ज़्यादा का समय लग गया। इसे 1985 में ढूंढा गया था। यह एक सोचने वाली बात है कि जिस जहाज़ के लिए यह दावा किया जा रहा था कि जो पानी में कभी डूब ही नहीं सकता, वो जहाज़ पानी में सिर्फ 2 दिन भी नहीं निकाल पाया, उससे पहले ही डूब गया। टाइटैनिक जहाज़ ने पानी में केवल 2 दिन भी पूरे नहीं झेले। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।